और यहां पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, आज यह आंदोलन का 225वां दिन है, 27वां दिन, सॉरी। अब बताइए, लगभग 8 महीना हो गया, 8 महीना होने जा रहा है। अब बताइए, 8 महीने से ये बेशर्म सरकार ने जो हम किसानों को, मजदूरों को इस आजमगढ़ जिले की खिरियाबाग के मैदान में सड़क पे उतार दी है गवर्नमेंट ने, ये इसकी घोर निंदा की जाती है। साथियों, आप लोग जो धैर्य के साथ इस आंदोलन में हैं, सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है। आप लोग ये ना सोचें कि यह आंदोलन सिर्फ आजमगढ़ का आंदोलन हो गया है। यह आंदोलन भारत देश के पटल पर, आप यहां पर बैठते हो, एक एक रिपोर्टिंग पूरे भारत देश में जाती है। यहां आप लोग आंदोलन करते हैं, यहां की बात पूरे देश में पहुंचती रहती है। सरकार देखिए झूठ का सहारा ले रही है, और झूठ से लड़ने के लिए जिस ताकत से आप लोग आज 8 महीने से बैठे हैं, 227वां दिन आज यहां पर हो गया। हम तो यहां की माताओं, बहनों और यहां पर किसान, नौजवान जो आप लोग यहां पर बैठे हैं, बगैर किसी संसाधन के बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और सरकार जो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, जिसका नतीजा है कि हमारे दिल्ली में देखिए महिलाएं, पहलवान, उनके साथ अत्याचार हुआ। वो चाहते तो 2 दिन में बैठ करके वार्ता करते, जो भी दोषी था उसके ऊपर कार्रवाई करते, आंदोलन खत्म हो जाता। लेकिन आज हमारी बहनें, खिलाड़ी, बताइए, जो गोल्ड मेडल जिन पर पूरे विश्व की निगाह लगी रहती है, आज उनको भी धरना पर बैठना पड़ा है दिल्ली में न्याय के लिए। और क्यों लोगों को धरने बैठना पड़ रहा है? जानते हैं, जब विश्वसनीयता टूट जाती है, जब विश्वास टूट जाता है, तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। सरकार के जितने भी अब तक कार्य करने का प्रयास किए हैं, ये विश्वसनीयता तोड़ने का काम किए। लेके आए नोटबंदी, बोले कि नोटबंदी हो जाएगी, पूरा काला धन वापस आ जाएगा, हर किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपया चला जाएगा, देश में क्रांति आ जाएगी, देश खुशहाल हो जाएगा। हो गया क्या खुशहाल? और नहीं तो उद्योग धंधे, कल कारखाने हमारे टूट गए। कोरोना पीरियड में सरकार ले आई, कोरोना के नाम पर अरबों खरबों रुपए का घोटाला हर जगह किया गया। कहीं इंजेक्शन के नाम पे, कहीं मोदी केयर फंड के नाम पर, चारों तरफ से लूट की गई। जनता सब देख रही है। मत जान लीजिए प्रधानमंत्री जी और आपके सचिव लोग कि जनता सब नहीं समझ रही है। जनता सब समझ रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अभी आप लोग देखें ना, जोगी जी का रोज भाषण आता है, थोड़ा सा अखबार भी आप लोग देखा कीजिए। टेलीविजन पे जब कहीं जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं, जानते क्या बोलते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार का अंबार लगा हुआ है, सभी गांव के लोग रोजगार में हो गए हैं, खुशहाली हो गई है, विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। क्या विकास हुआ भैया? है? किसान यहां तड़फ रहा है। ये नहरें हैं, यहां पर नहर है, इसका एक बार हमने आवाज उठाई थी। लखीमपुर खीरी से निकल करके बाराबंकी होते हुए शारदा सहायक खंड 32 और शारदा सहायक खंड 23, ये जो जाति है, ये जानते पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को सिंचित करती है। लेकिन इन नहरों में सरकार क्या कहती है? हमने तो किसानों के आय को, आमदनी को दूना कर दिया है। इसका सारा टाइम टेबल निरस्त कर दिया गया है। पिछली बार गेहूं के सीजन में, चूंकि मैं जो बात बोल रहा हूं, ये मत सोचिए कि लाइव भी चल रहा है, बहुत दूर तक बात जा रही है, इंटेलिजेंस विजिलेंस वालों की भी जा रही होगी। इतने लोग, आप लोग यहां पर सभी लोग बैठे हैं, किसान मजदूर सभी लोग बैठे हैं।
ये नहर में पानी पूरे गेहूं के सीजन में, यहाँ के लोगों से जब पूछा गया तो पूरे गेहूं के सीजन में मात्र एक बार 2 दिन के लिए नहर आई थी, एक बार 3 दिन के लिए पानी इसमें आया था, वो भी हाफ बैलेंस में नहर आई थी। क्या इसीलिए गवर्नमेंट बनाई किसानों का आप पानी रोक दीजिए, किसानों की आप फसलों को औने पौने दाम पे खरीद करके उनको बर्बाद कर दीजिए। आप लोग जानते हैं विश्व लेवल पर अमेरिका के एक बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन, जो बहुत ही गरीब परिवार से उठ करके गए थे। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो विश्व में लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में गिने जाते हैं, अब्राहम लिंकन जी कहे थे कि अय विश्व के शासकों, विश्व के जितने भी सरकार के सभी लोग कान खोल के सुन लो, जनता का विश्वास बड़े मुश्किल से मिलता है, और एक बार अगर जनता का विश्वास अगर सरकार तोड़ देती है तो आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ता है और देश संभल नहीं पाता है, देश बर्बाद हो जाता है। आने वाले जब शासक कोई नई अच्छी योजना लागू करते हैं तो वो भी अविश्वास के घेरे में आ जाती है, लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। अब बताइए, ये एयरपोर्ट यहां पर बना हुआ है, यहां से 4 किलोमीटर दूर पे एयरपोर्ट बना हुआ है, ये 50,000 की आबादी यहां पर बसी हुई है, घनी आबादी है, सबके घर बने हुए हैं। अब रात में बताओ कितने शर्म की बात है कि रात में कहते हैं बुलडोजर चला देंगे, रात में भारी मात्रा में पीएससी, बुलडोजर, लेखपाल, सरकार, एडीएम, प्रशासन से लेकर सारे लोग गांव में हमला करते हैं एयरपोर्ट के नाम पर जमीन को कब्जा करने के लिए। इसके बाद यहां की महिलाओं ने बताया कि गांव के लोग जब फोर्स आती है तो सिटकिनी लगा देते हैं बाहर से कि ताकि लोगों को घर में कैद कर दिया जाए। लेकिन धन्य है यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, रात में 1 बजे रात में लोग जब हमला करते हैं, यहाँ की पब्लिक लाठी डंडा ईटा पत्थर लेकर जब आक्रमण करती है कि अरे भैया हमारी जमीन को आप दिन में आओ, बात करते हैं, रात में आप कब्जा करने के लिए आए हो। इसके बाद सुबह होते होते लोग सोचते हैं कि वीडियो बनने लगेगी, पूरे देश में भगदड़ मचेगी कि गुंडागर्दी सरकार कर रही है, रातों रात ये लोग आप लोगों ने खदेड़ दिया। तब से आज तक इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आप लोगों के ऊपर निगाह डाले। जैसे ही आप लोग बैठे, इसकी बातें जब पूरे देश लेवल पे जाने लगी, सारे देश के किसान यहाँ पे आए, सारे लोग आए, आपने आपके सामने बात रखी, आप लोगों ने उनके सामने बात रखी। इसके बाद सरकार झुकते हुए क्या निर्णय ली मालूम है? अपने जिला मजिस्ट्रेट को भेजी आप लोगों के पास में। जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, एसपी, सारे लोग यहां पर आए, आप लोगों से वार्ता किए। थाने में क्या बोले पता है? कि भैया आप लोग धरना खत्म कर दो, अब ये जो है यहां जमीन बिना आप लोग जब तक 80% नहीं लिखोगे, आपकी जमीन को कब्जा नहीं किया जाएगा, आप लोग धरना खत्म करो। सभी लोगों ने कहा ठीक है भैया, विश्वसनीयता तो खतरे में पड़ी है, आप ये बात लिख कर दे दो कि ये जो है कि यहाँ नहीं बनेगा, जमीन कब्जा नहीं की जाएगी, हम लोग खुशी खुशी धरना खत्म कर देंगे। लेकिन साथियों सुन लीजिए, उसके थोड़े ही दिन के बाद कैसे विश्वास किया जाए? अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आजमगढ़ में आए और जानते क्या घोषणा करके गए? कि एयरपोर्ट, आजमगढ़ में एयरपोर्ट के बाद जो जमीनें हैं, इसको एयरपोर्ट का पार्क बनाया जाएगा। और यही नहीं, कई जिलों के एयरपोर्ट के पार्क बनाया जाएगा। पार्क क्यों बनाया जाएगा भैया? ये पूरा एयरपोर्ट यहां से 4 किलोमीटर दूर है, ये 50,000 की आबादी को जितने गांव है यहाँ पर लगभग 8 ग्राम सभा है, अगर छोटे बड़े गांव को मिला दिया जाए तो 25-30 गांव हो जाते राजस्व गांव। ये 2500-30 गांव को उजाड़ करके और घोषणा करके गए अमित शाह जी
कि ये सब एयरपोर्ट का पार्क बना दिया जाएगा। पार्क बनेगा किसके लिए? इसके बाद जैसे अन्य जगह की जमीनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों को गवर्नमेंट हैंडओवर कर दी, बेच दी, हमको उजाड़ करके बड़े पूंजीपति को यहां बसा दिया जाएगा। होटल बनेंगे, यहां बाहर से आके लोग रंगरलियां मनाएंगे। क्या हमको आपको उजाड़ करके आप यहाँ पार्क बना करके मजे लेने के लिए पार्क बनाने की बात करते हो, और उधर किसानों से कहते हो कि आप लोग धरना खत्म कर दो, हम यहाँ पर जो है कि नहीं बनाएंगे, डीएम को भेज कर कहते हो। कैसे दो रथी बात चलेगी भाई? दो अर्थी बात तो नहीं चल सकती। तो साथियों, अगर गवर्नमेंट के पास जमीन लेने की पावर है सार्वजनिक उपक्रम के नाम पे, तो पब्लिक को उसको रोकने की भी पावर है, जो कानून में व्यवस्था दी गई है। ये कहा गया है कि गवर्नमेंट कोई सार्वजनिक उपक्रम लगा सकती है, सरकारी कार्यक्रम का लगा सकती है, जिससे रोटी रोजगार हो या कोई कार्यक्रम हो, लेकिन पब्लिक को भी पावर है कि अपनी जमीन जान माल की रक्षा करने के लिए शोषण के विरुद्ध आपको संविधान में पावर दी गई है कि आप अपनी जमीन को बचा सकते हो। इसलिए दोनों के बीच में एक समझौते, एक कानून में व्यवस्था दी गई। कानून में व्यवस्था ये दी गई कि अगर गवर्नमेंट कोई जमीन सरकारी किसी उपक्रम लगाने के लिए किसानों से अधिग्रहित करना चाहती है, तो वहां से 80% लोगों को लिखित में करवाए, इसके बाद जमीन ले ली जाए। अब किसानों को, मजदूरों को समझाने के लिए गवर्नमेंट को करना क्या पड़ेगा? अब गवर्नमेंट 80% लोगों को चाहे अधिक से अधिक पैसा दे करके, ताकि वो कहीं बस करके अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी जी सके, अच्छा से अच्छा पैसा दे करके उनको संतुष्ट करे, चाहे उनके घर के लोगों को नौकरी दे करके संतुष्ट करे, रोटी रोजगार में देकर संतुष्ट करे, फिर जमीन ले ले भाई। लेकिन जब तक 80% लोग लिख के नहीं देंगे, तब तक गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो आपकी जमीन को कब्जा कर ले। साथियों, आप लोग जो यहां बैठे बहुत ही बधाई के पात्र हैं। ये आप अपनी जमीन नहीं बचाए हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी? किसान आंदोलन में जब वो जमीन लेने का उनका मंसूबा फेल हो गया, कानून बनाए थे कि हम कानून के जरिए जमीन ले लेंगे, तो ये सोचे क्या कि हम सार्वजनिक उपक्रम के नाम पे लोगों की जमीन हड़प ले। लेकिन अब इनका ये मंसूबा चूर हो गया है। आपने जो आजमगढ़ में इनका चक्का रोका है, ये अब हर जगह से फेल होते जा रहे हैं। अभी बनारस में जानते हैं इन्होंने बनारस में क्या किया? बनारस में 25 साल पहले वहां पर एक पार्किंग के लिए, ट्रांसपोर्ट पार्किंग के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी। तो वहां भी 80% लोग लिख के नहीं दिए थे। कुछ ने पैसा लिया था, ज्यादातर लोग पैसा नहीं लिए। बोले, आप ही लोगों की तरह बोले कि भाई हम जमीन नहीं देंगे। वो विरोध हो गया। 25 साल से विरोध वहां पर हो रहा है कि हम अपनी जमीन इतने औने पौने दाम में भाई नहीं देंगे। हमारा एक मुआवजा जो मिलना चाहिए, उस सर्किल रेट पे जब मुआवजा मिलेगा तब हम जमीन दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? अब क्या उनके अखबार में तो जो आ जाता है उसको आप पढ़ लेते हैं, लेकिन किसानों की बात को नहीं समझते कोई। हम लोग किसानों के पास जाके उनसे पूछे तो किसानों ने कहा, भैया ऐसा है, जब हम लोग ने मरनी एयरपोर्ट के विषय में बताया तो बोले ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को भी ऐसे किए थे। सब आए कुछ किसानों से जो दलाल टाइप के किसान थे, जो बड़े किसान वैसे टाइप के थे, उनसे पैसे की बात किए, ज्यादा पैसे के कुछ लोगों से लिखवा लिए कि हम आपकी जमीन दे रहे हैं। बाकी हम मजदूरों से, गरीबों से, सभी लोगों से कहे भैया आप लोग जमीन खाली कर दो, फला फला लोग दे दिए। जब वहां की आम जनता बोले भैया हम अपनी जमीन नहीं देंगे, इसके बाद अंत में क्या हुआ? जब सारे किसानों का विरोध शुरू हो गया तो उनकी फोर्स, उनकी पुलिस सारी भाग गई, वहां से हट गई। 25 साल के बाद साथियों, रात में, यहां तो रात में आए थे, 25 साल के बाद अब देखिए गुंडागर्दी क्या कर रहे हैं। यहां से हारने के बाद गए बनारस जमीन कब्जा करने।
पूंजीपतियों के दबाव में आकर जब किसानों के ऊपर बुलडोजर लेकर सारे लोग वहां पर आक्रमण किए फोर्स के साथ, किसान बोले कि अरे भैया ऐसे कैसे आप मेरी जमीन ले लोगे, 25 साल से पहले से हम लोग तो जमीन दिए नहीं। तो कानून में एक चीज और लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आया और प्रोजेक्ट पे जमीन खरीदी गई, अगर 25 साल तक उस पर कार्य नहीं हुआ तो वो प्रोजेक्ट को 5 साल तक अगर काम नहीं हुआ तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, वो फिर जमीन किसानों की हो जाती है। तो अब तो 25 साल हो गया, फिर कैसे आप आ गए? अब हमारे पूरे जमीन का टोटल मुआवजा जब तक आप नहीं दोगे तब तक, बच्चों तब तक जो है हम जमीन नहीं देंगे। जब ये लोग गुंडागर्दी को उतार हुए, वहां की माताएं बहनें सब लोग जब खड़ी हो गई, जानते हैं हमारे पास क्या है, हम निहत्थे थे, निहत्थी जनता गई वहां पे रोकने के लिए। इस सरकार के इशारे पर साथियों पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां चलाई, कितनी माताओं बहनों के फ्रैक्चर हो गए, बेहोश हो गए, कितने लोगों को हॉस्पिटल भर्ती किया गया। उनके घरों पे जा करके पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, उनके बच्चों को परेशान कर रहे हैं, उनकी भी बात पूरे देश में जा रही है। तो हमारी ये जो जमीन है साथियों, गवर्नमेंट खाली हमारी लूज पॉइंट को खोज रही है कि कहीं से कोई लूज पॉइंट हो ताकि हम मर्री एयरपोर्ट के नाम पे 20-25 गांव की 50,000 आबादी को उजाड़ करके इस जमीन को कब्जा कर ले। मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस आजमगढ़ के खिरिया बाग के मैदान में हो रहे आंदोलन से बस एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हमारी माताएं बहनें जो गरीब हैं, यहाँ के मजदूर हैं, यहां से आप उजाड़ दोगे मेरे भाई तो जाएंगे कहां? कुछ लोग कहते हैं अरे भैया इनको मुआवजा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, कहीं जाके खरीद लेंगे। यहां तक कि ज्यादातर लोग मजदूर तबके के लोग हैं, किसान तबके के लोग हैं, उनके पास 2 बिस्सा 4 बिस्सा 5 बिस्सा 10 बिस्सा की जमीन है। कितने लोग भूमिहीन हैं, सिर्फ उनके पास मकान है। जब यहां पर क्या करते हैं, मजदूरी करके छोटे छोटे दुकानों पे जाके काम करके ये किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह तो कर रहे हैं। जब यहां से आप उजाड़ दोगे तो उजाड़ने के बाद जाएंगे कहां? अभी मान लीजिए 10-5 लाख रुपया किसी को आप दे दोगे और मान लीजिए अभी आजमगढ़ शहर में या कहीं जाके बसने जा रहे हैं तो वहां भैया एक कमरे भर भी जमीन नहीं मिलेगी, तो बेचारे उनके परिवार के लोग रहेंगे कहां? मोदी जी आप इसको बता दीजिए, आप उनको रोजगार क्या दोगे? रोजगार की गारंटी दो कि ये लोग जाएंगे तो उनको हम रोजगार दे देंगे, हम उजाड़ने के लिए तैयार हैं। आप कहो, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसान जमीन नहीं देगा तो प्रोजेक्ट बनेगा क्या? जहां प्लेन जमीन हो आप एयरपोर्ट बनाओ भाई, और एयरपोर्ट तो बना हुआ है। ये कहते हैं, देखिए क्या झूठ बोलते हैं आम जनता के बीच में, पूरे देश के सामने सरकार क्या झूठ बोलती है कि अरे भैया आजमगढ़ में एयरपोर्ट बना हुआ है, हम इसको इंटरनेशनल स्तर पे बनाना चाहते हैं, ये झूठ बोलते हैं। ठीक भैया, इंटरनेशनल उसको कर दो। जो जहाज वहां से दिल्ली बंबई के लिए उड़ सकती है तो क्या वह जहाजिया भैया दुबई सऊदीया नहीं उड़ के जा सकती है? उड़ाओ ना, कौन मना कर रहा है कि मत उड़ाओ? उतने भर के तो एयरपोर्ट बना हुआ है पहले से। लेकिन उस दिन जब अमित शाह जी आजमगढ़ में आके जब भाषण दिए कि हम एयरपोर्ट का पार्क बनाना चाहते हैं, पार्क क्या की जरूरत है भैया? यहां होटल बनाओगे, पार्क बनाओगे? यहां कौन सा बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है कि लोग आकर के पार्क में घूमने के लिए आएंगे? इसका मतलब तुम पार्क बना करके विदेशियों को ला करके यहां एंजॉय कराने के लिए पार्क बना रहे हो। एयरपोर्ट तो बना हुआ है, उसे उड़ाओ ना जहाज, कौन कहता है मत उड़ाओ? तो ये भैया एयरपोर्ट के नाम पर विश्वसनीयता के लोग खतरे में डाल दिए हैं, विश्वसनीयता चौपट कर दिए हैं। अभी जानते हैं जहां जहां ये जा रहे हैं लोग हमेशा विश्वासघात करते जा रहे हैं। जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं इनका सब में विश्वास। अब बताइए, नोटबंदी किए, बोले साहब एकदम आजाद हो जाएंगे, सारा रोजगार बंद हो गया, धंधा बंद हो गया, कल कारखाने बंद हो गए, सब लोग टुकुर टुकुर ताक रहे हैं।
जितने भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं सब की सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। शिक्षा विभाग में पढ़ाई एकदम चौपट कर दी है लोग। हमारे आपके बच्चे सोचे, और मैं हर जाति के लोगों को आज यहां चैलेंजिंग करता हूं साथियों, आज आप लोगों से दिल खोल के बात करने का 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोग जानते हैं, सभी लोग यहां पढ़े लिखे लोग भी हैं, इस सरकार ने एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, इसको समझने का प्रयास करिए। क्या विश्वासघात किया है? वो सोची कि आम जनता के बच्चे चाहे किसी जाति के हों, ये मत सोचो कि ये फला जाति के लिए लागू कर रहे हैं। आम जनता के बच्चों की पढ़ाई को इन्होंने कैसे चौपट किया। पहले क्या होता था, लोग सोचते थे, जो गरीब जनता थी, आम जनता थी, वो सोचते थे कि हमारे लड़के पढ़ लिख लेंगे भैया, अपने ज्ञान की बदौलत पूरे विश्व में जाएंगे और विकास करेंगे, अपना देश विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे, शिक्षा एक ऐसा महा आपके पास ताकत है जिसके बदौलत आप जो चाहे सो कर सकते हैं। और शिक्षा को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने किया क्या, सुन लीजिए, कि लड़के पढ़ ही नहीं पाए, एक को लड़के पढ़ न पाए, सब जाहिल हो जाए। आपके दिमाग पर हमला कैसे गवर्नमेंट की है, इसको सुन लीजिए। आप लोग यहां पढ़े लिखे हुए हैं, आप लोग जानते हैं जलवायु को देख करके हर राज्य का अलग अलग टाइम टेबल निर्धारित होता है। हमारे यहां गर्मी सर्दी को देखते हुए कि भयंकर जो गर्मी पड़ती है जून जुलाई में, मई जून में, इसको देखते हुए 1 जुलाई से 20 मई का टाइम टेबल शिक्षा में निर्धारित किया गया था। यही ना था भैया, 1 जुलाई को लड़के पढ़ने जाते थे, साल भर पढ़ते थे, 20 मई को 1 महीने 10 दिन के लिए छुट्टी हो जाती थी, इसके बाद फिर 1 जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन आप लोग जान लीजिए हमारे बच्चों की जिंदगी कैसे लोग बर्बाद किए, सुन लीजिए। बस इसी बात को बोलकर मैं खत्म करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको मैं रख दे रहा हूं। इन लोगों ने क्या किया, मोदी जी टीवी पे आते हैं, शान से क्या बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं विश्वसनीयता ये लोग खत्म कर चुके हैं। मोदी जी टीवी पे आते हैं, क्या कहते हैं जानते हैं? 1 नेशन 1 एजुकेशन, माने एक देश एक शिक्षा रहेगी, देश में एक टाइम टेबल रहेगा। अरे भैया, आप जानते हो कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जो ठंडे प्रदेश है, वहां ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडी, माइनस 10 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर आ जाता है, वहां घर से निकलना दुर्लभ हो जाता है, इसलिए वहां ठंडी में छुट्टी की जाती है 1 महीने 1.5 महीने के लिए। हमारे यहां गर्मी में छुट्टी की जाती है। तो ये लोग क्या किए, 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक उत्तर प्रदेश बिहार में भी छुट्टी कर दी ठंडी की, और जिलाधिकारी जी घोषणा कर दिए, क्या जानते हैं कि इस ठंडी की छुट्टी कर दी गई है, अगर कोई भी स्कूल खोलेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, कड़ाई से पालन होगा। 1 महीना 10 दिन दिसंबर में जैसे ही लड़के पढ़ रहे थे, हमारे बच्चे हाई स्कूल इंटर में 6, 7, 8, 9 में, 1 महीना सर्दी में छुट्टी कर दी गई। और सुन लीजिए, अब 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, जैसे ही 15 जनवरी को लड़के स्कूल गए तो जानते क्या घोषणा कर दी गई कि भैया स्कूल नहीं चलेगा। 15 जनवरी से 30 जनवरी तक बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, 10 और 12 की। सामाजिक विज्ञान में भी प्रैक्टिकल, गणित में भी प्रैक्टिकल, हिंदी में भी प्रैक्टिकल, अंग्रेजी में भी प्रैक्टिकल, 30 नंबर का प्रैक्टिकल घोषित करके 15 दिन की छुट्टी कर दी कि अब प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। पढ़ाई नहीं हुई, न प्रैक्टिकल हुआ, लड़के स्कूल पे गए, 30 नंबर का प्रैक्टिकल कर दिया गया, पैसा जमा किए, एक प्रैक्टिकल पे 100-200 रुपया जमा किए, चले आए घर, स्कूल नहीं चला। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी बैठे थे, 15 जनवरी से 30 जनवरी खाली प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पे छुट्टी। फिर क्या हुआ,
फरवरी में बोला गया कि इंटर और हाई स्कूल की फरवरी में बोर्ड परीक्षा की जाएगी। 6 दिन का पेपर रहेगा, खाली 6 विषय 6 पेपर। 6 दिन में पेपर फरवरी में खत्म कर दिया गया। फरवरी में लड़के खाली 6 दिन गए हैं मेरे भाई, सुन लीजिए। 6 दिन पेपर देकर के 10 और 12 के बच्चे घर बैठ गए। अब फरवरी से बैठे हैं, फरवरी बैठ गए, मार्च बैठ गए, अप्रैल बैठ गए, मई बैठ गए, जून बैठ गए। अब कहीं 15 जुलाई तक उनकी पढ़ाई शुरू की। 5.5 महीना लगातार छुट्टी इधर। अब पीछे क्या है, दिसंबर से छुट्टी। इसलिए दिसंबर से लेकर के और 15 जुलाई के बीच में हमारे जो 10 और 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं साथियों, मात्र 10 दिन स्कूल मान गए हैं पढ़ने के लिए, घर बैठे हुए हैं। बात सही गलत है? बताइए, 7.5 महीना पूरे विश्व में कहीं भी 7.5 महीना लगातार बच्चों को घर नहीं बैठाया गया है। ये शर्म की बात है। और मैं आज इस खिरियाबाद के मैदान से एक ऐलान करता हूं, यह आंदोलन आजमगढ़ की धरती से उठेगा और पूरे भारत वर्ष में पहुंचेगा। इसलिए मैं आप लोगों के चरणों में बधाई देता हूं कि आप लोग यह आंदोलन चालू किए हैं। सरकार की एक एक पोल खुल रही है यहां पे। साथियों बताओ, 7.5 महीने में मैं पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, उनके गृह मंत्री जी से, किसी जात धर्म मजहब के किसी भाई से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसीलिए सरकार बनाया कि हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए? क्या उसमें कोई एक जाति धर्म मजहब के बच्चे हैं? सारे जात धर्म मजहब के बच्चे, जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसके बच्चों को पढ़ाई से रोक दिया गया। लेकिन अपने लिए क्या किया मालूम है? अमीरों के लिए क्या किए पता है आपको? ये भी नहीं पता। अमीरों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था कर दी गई है। उनके स्कूलों में एसी लगा दिए गए हैं, हीटर लगा दिए गए हैं। कोचिंग के नाम पर उनको क्या कहा जाता है, तुम लोग स्कूल चलाओ, ठंड गर्मी में भी चलाओ। बस लगी है, बस लेके बड़े बड़े अमीरों को ले जाकर के एसी रूम में, उनको एसी स्कूलों में घुसा दे रही है और वो पढ़ रहे हैं। और जब पढ़ के टाई बेल्ट लगा करके हमारे आपके बीच में आएंगे तो जानते क्या बोलेंगे? पढ़े लिखे हम हैं तो शासन हम करेंगे, तुम तो अनपढ़ गंवार हो, तुम क्या शासन करोगे? बोलते हैं हम 5 किलो राशन एक फैमिली को दे रहे हैं। बताओ, 5 किलो अनाज की कीमत कितनी है? 20-25-100 रुपया। 100 रुपया दे करके महीने में हमारे बच्चों का जो हम टैक्स दे रहे हैं, हर घर से आप पेट्रोल के नाम पे टैक्स ले रहे हो, डीजल के नाम से पैसा कमा रहे हो, मोबाइल के नाम से पैसा कमा रहे हो। जानते हैं, मोबाइल कंपनी वाले, इसीलिए गवर्नमेंट बनाई जाती है कि हमारे एग्रीमेंट का देखभाल करे। मोबाइल कंपनी में आप जानते हैं 5 साल पहले क्या एग्रीमेंट आया था कि आप लोग भैया इतना पैसा जमा कर दो, लाइफ टाइम आपका मोबाइल चलेगा, कभी बंद नहीं किया जाएगा। सारे लोगों ने अपने घरों से कोई 1200-1500 जैसा पैकेज था, सब लोगों ने जमा करा के अपना मोबाइल लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज करवाया था। लेकिन जैसे सरकार बनी अब की, कंपनी वाले क्या बोले, अब आपको हर महीने चार्ज कराना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल बंद कर दिया जाएगा। जब कंपनी वाला आम आदमी से जब एग्रीमेंट किया था कि हम आपको लाइफ टाइम गारंटी देते हैं मोबाइल चलने की, तो कंपनी वाला बंद कर। आखिर सूचना मंत्रालय क्या कर रहा है? क्यों नहीं कंपनी वालों से कहता है कि जब तूने एग्रीमेंट करा के पैसा वसूला है तो जनता को सुविधा दो। ये सारा पैसा गवर्नमेंट वाले सब हमारा पैसा वसूल रहे हैं मेरे भाई। सामाजिक न्याय, इसीलिए एक लाइन में सामाजिक न्याय की परिभाषा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय जो शुरू किया था, संविधान के अनुच्छेद 38 में व्याख्या भी है इसकी कि जिस देश, राज्य, जिले में अगर आप जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पाई जाने वाली समस्त वस्तुएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन, यातायात की व्यवस्था, धन, संपदा, संपत्ति, नौकरी चाकरी
अगर सब में सभी जात धर्म मजहब के लोगों को अगर समान अवसर मिलता है तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। क्या अमीरों के लिए पढ़ाई, गरीबों के लिए नहीं पढ़ाई? अमीरों के लिए अलग स्कूल, गरीबों के लिए अलग स्कूल, यही सामाजिक न्याय है। इसीलिए देश आजाद हुआ है। साथियों, दूसरी लड़ाई सामाजिक न्याय के लिए हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में जन्म लेने वाले स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, संसद पार्लियामेंट में जब वो बोलते थे, मैं उनका भाषण भी सुना था, वो यही एक आवाज दिए थे कि हमारी दूसरी लड़ाई, आजादी की दूसरी लड़ाई सामाजिक न्याय के लिए लड़ी जाएगी कि जितने भी व्यवस्थाएं हैं सबको समान अवसर मिलना चाहिए। चाहे वो शिक्षा का अवसर हो, जिस अस्पताल में एक मुख्यमंत्री का बेटे का इलाज हो रहा है, एक विधायक के बेटे का इलाज हो रहा है, एक बहुत बड़े अधिकारी पूंजीपति का इलाज हो रहा है, अगर उसी अस्पताल में एक आम जनता के बेटे का, एक रिक्शा चालक के बेटे का भी इलाज हो तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। ऐसा बहुत देशों में है। अभी बताओ, सदर अस्पताल या पीजीआई अस्पताल अगर कायदे से चलाया जाए, वहां सारी व्यवस्था दी जाए तो ऐसा संभव हो सकता है। स्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन ये सब हमको आपको लूट रहे हैं। 10 रुपए की दवा पर 300-300 रुपया प्रिंट छाप करके लूट रहे हैं। चारों तरफ से लूटपाट मची हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुका है साथियों। इसलिए हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा। अब जानते हैं एक नई बात क्या आई है, मैं तो कई जगह देख के आ रहा हूं, सर्वे कर रहा हूं, इसके लिए भी आपको सजग होना पड़ेगा। जानते हैं हमारा क्या अधिकार है कि जितने व्यवस्थाएं हैं, जितने भी संपदा है, उसमें हमें समान अवसर मिलना चाहिए। अब जानते हैं आज के 8 साल पहले क्या था मालूम है? सबको मिट्टी का तेल मिलता था, केरोसिन ऑयल, दीपक जलाने के लिए मिलता था कि नहीं मिलता? कोटे पर मिलता था। और क्या मिलता था? चीनी, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे शरीर के लिए जो ऊर्जा होती है, मीठी चीज होती है, ग्लूकोज ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जीव विज्ञान में हमारे जो मिनरल्स, हमारे जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, इसको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो मीठी चीज से पूर्ति होती है। इसके लिए चीनी मिलती थी, हर कोटे पर मिलती थी कि नहीं मिलती थी? गवर्नमेंट ने क्या किया 8 साल में? मोदी सरकार ने क्या किया? हमारे देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मिट्टी का तेल और चीनी दोनों बंद कर दिया। और मिट्टी का तेल और चीनी बंद होने से दीपक नहीं जल रहे थे और ऊर्जा का स्रोत खत्म कर दिया। क्या किए कि मेरे भाई मिट्टी का तेल बंद कर दिए हैं, हम घर घर कनेक्शन कर दे रहे हैं बिजली का, आप लोग कनेक्शन करवा लो निःशुल्क, आप बल्ब जलाओ। इनके आदमी आए, इंजीनियर आए, जगह जगह मीटर ठोक कर निःशुल्क कनेक्शन करके चले गए। और मोदी जी बड़े गर्व से बोले कि हमने तो इतने करोड़ लोगों को निःशुल्क कनेक्शन बांट दिया, वोट ले लिए। अब क्या हालत है? 3 साल के बाद जिसके घर मंडई है, झोपड़ी है, मीटर का लगा भी नहीं तार है, मैं तो फोटो भी खींच के लाया हूं, किसी को 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की बिल आ गई। गांव में जा रहे हैं, बिजली विभाग वाले कह रहे भैया जमा करो, नहीं तो तुम्हारी कुर्की कर देंगे, नीलामी कर देंगे, तहसील में भेज देंगे, तुम्हारी जमीन तुम्हारे बच्चों के नाम ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो बिजली के नाम पर हमारे लोगों को कर्जवंद बना दिए। लेकिन इसके लिए भी हमें आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर हमें हमारा मिट्टी का तेल तुम छीने हो, बिजली संयंत्र है, हमारी संपदा है, तो उसका यूज करने का हमें पावर है। इसलिए बिजली के बिल जब तुम 10-10 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो पूंजीपतियों की, तो हमारे किसानों की, मजदूरों की, बिजली की अब तक की बकाया बिल माफ होना चाहिए। और कई राज्यों में 250-300 यूनिट बिजली फ्री है किसान मजदूरों के लिए। तो हमारा उत्तर प्रदेश कौन विकसित देश है भैया, यहां में नहीं माफ होनी चाहिए। इसलिए कम से कम 250 से 300 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। तो इसके लिए भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोग ये आंदोलन साथियों, चूंकि बहुत हमारे विद्वान साथी बोलने वाले हैं,
हमारे आगे बहुत से किसान भाई बोलने वाले हैं, मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय लिया, लेकिन मैं आज फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं, सरकार विश्वसनीयता खोती चली जा रही है। डीएम को भेज के बोलते हैं कि भैया आप लोग धरना खत्म करिए, जब तक 80% लिख के देंगे नहीं तब तक एयरपोर्ट बनेगा नहीं। अमित शाह जी आते हैं, झूठ बोल करके जाते हैं, क्या करके जाते हैं, बोलते हैं कि यहां पार्क बनाया जाएगा। पार्क बनाओगे भैया, उधर कहते हैं कि 80% लिखो, जब तक 80% लिखेंगे नहीं कैसे पार्क बनाएंगे। इसलिए आप लोग साहस मत छोड़िए भाइयों। पहलवान जब लड़ता है दंगल में तो हाथ मिला करके लड़े, परिणाम तो भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। हमें लड़ना है, पहले में सरेंडर नहीं बोलना है। आपके साथ पूरा देश है और हम सभी लोग मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग एकदम आश्वस्त रहें। अभी हमारे संचालक महोदय और इस खिरियाबाग आंदोलन के भाई अध्यक्ष जी रामनयन जी अभी एक चीज बोले कि राजनीत भाई थोड़ा दिन आप गैप कर दिए आने में यहां, इसका भी कारण थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए। देखिए भाई, मैं थोड़ा सा जो गैप हुआ है 15, 20, 25 दिन का, इस बीच में मैं साथियों एक काम कर रहा था। आपकी इस आवाज को दिल्ली, लखनऊ, हर जगह मीटिंगों में भी मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। उसी बीच में हमारे जय किसान आंदोलन के संस्थापक आदरणीय जोगेंद्र यादव जी ने घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कराया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष का। सभी जिले के डेलीगेट, 63 जिले में हमारे यहाँ कमेटी गठित है, 63 जिले के लोग इकट्ठा होंगे, वहां प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तो उसमें मेरा भी नाम आ गया था प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए। लोगों ने कहा कि राजनीत भाई आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि वहां चुनाव हुआ और आपके इस बेटे को सर्वसम्मति से 2/3 बहुमत से आज लखनऊ में जानकीपुरम वेंकटेश हॉल में जब वहां वोटिंग हुई तो आपके इस बेटे को 2/3 बहुमत, 2/3 वोट मिला और मैं आज आपके जय किसान आंदोलन का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसी चुनाव की वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था और कई जिलों में कमेटियों का गठन भी करना था। आपकी बात को हम लोग उठाते रहेंगे, ऐसे ही आप लोग आंदोलन बढ़ाते रहिए। अभी कल जूम मीटिंग हुई थी, जितने संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य थे, शाम को 6 बजे कल जूम मीटिंग हुई थी सभी लोगों के साथ मोबाइल से। पूरे देश के, जो प्रदेश के जो बड़े किसान नेता उनके साथ हुई थी। तो वहां भी खिरियाबाग का मुद्दा उठा था, हम लोगों ने उठाया था कि खिरियाबाग के मैदान को हम लोग उन लोगों को सपोर्ट पूरी तरह से करेंगे। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा का जितना भी किसान संगठन है इस पे निगाह लगा के बैठा हुआ है। आप सिर्फ कोई भी संयम मत खोइएगा, कोई ऐसा गलत काम मत करिएगा ईटा पत्थर चलाने का जिससे कि आंदोलन पर आघात पहुंचे। आप शांति प्रिय ढंग से ऐसे आंदोलन चलाते रहिए और पूरा भारत देश का किसान मोर्चा आपके साथ खड़ा हुआ है। और ये भी तय हुआ कि 1 जुलाई को बनारस में मीटिंग होने जा रही है और उसमें पूरे सभी किसान संगठन के नेता उसमें भाग लेंगे, हम लोग भी उसमें रहेंगे। तो मैंने उस दिन कहा कि आंदोलन तो आपको चलाना है, लेकिन हम लोग पावर आपको देते रहेंगे। खुल के अब आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जमीन का मसला है। कुछ लोग कहेंगे अरे तो किसान मोर्चा वाले लोगों को पावर दे रहे हैं, लोगों को ये कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। पावर तो आपको खुद, आंदोलन तो आपको चलाना है, लड़ना तो आपको है। लेकिन अगर आपके ऊपर, सुन लीजिए, किसी ने लाठी चलाने का प्रयास किया, गुंडागर्दी करने का प्रयास किया और जबरदस्ती लेने का प्रयास किया
तो आज इस मंच के माध्यम से हम ऐलान करते हैं कि हम लोग भी सिर पे कफन बांध चुके हैं और किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि आपको गुंडागर्दी से ले ले। हाँ, आप लोग 80% लोगों को सहमत कर लो भाई, सरकार के पास पावर है, उपक्रम लगाना चाहते हैं, इनको संतुष्ट कर लो 80% लोगों को, चाहे इनको नौकरी के माध्यम से, चाहे इनको बसाने के माध्यम से, चाहे इनको और उज्जवल बनाने के माध्यम से, इनको संतुष्ट कर लो। आप खुले इनके खुशी मन से आप आके इनकी जमीन ले लो। लेकिन जमीन जो झूठ बोलते हो कि ये तो आजमगढ़ वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने नहीं दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इतना तो बना हुआ है मेरे भाई, सुन लो, फिर एक बार मैं कह रहा हूं, उस पे जहाज करोड़ों रुपए लग भी चुके हैं, वहां से जहाज दिल्ली, बंबई, कलकत्ता के लिए जा सकती है। अभी तक एक भी जहाज ये लोग उड़ाए नहीं और कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। तो ठीक है भैया, पहले तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता के लिए जहाजियां उड़ाओ, और जो जहाजियां दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जा सकती है वह जहाज सऊदीया, दुबई नहीं जा सकती वहां से। लेकिन उस दिन शंका पैदा कर दी अमित शाह जी, जो गृह मंत्री जी आए थे, 3 चीज बोल करके शंका पैदा की। जानते क्या? पहली बात तो आजमगढ़ वाले लोगों को क्या बोले बात जब पता है कि आजमगढ़ तो आतंक का गढ़ था। जब से सरकार आई है यहां से आतंक का गढ़ खत्म हो गया है। हमारे आपके पूरे देश के लोगों के सामने हमारे आजमगढ़ जिले की इज्जत मिट्टी में मिला के चले गए। हमारे आजमगढ़ में यह भी नहीं बताए कि आज शिबली नोमानी जैसे व्यक्ति, जिन्होंने इतनी बड़ी इबारत लिख दी कि आज विश्वविद्यालय जैसा शिबली कॉलेज खड़ा हुआ है, हरियौत, दुर्वासा ऋषि, दत्तातारे, चंद्रमा ऋषि की धरती, हमारे यहां कैफी आजमी जैसे महान शायर एक से एक